अस्सलाम वालेकुम जुले डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन स्टूडेंट्स के लर्नर्स के डिमांड्स पे आया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी लेक्चर्स चाहिए जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है, ठीक है, जहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो आप मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट्स कर देना, ठीक है। हम उस पे नेक्स्ट लेक्चर उसी पे हम आपके लिए हम उसी पे ही लेक्चर्स देंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। ऑलरेडी आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन, है ना, हमें ऑलरेडी पता है पहले क्या है डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे होता है बेटा कॉपी होता है, ठीक है। कॉपी किसका कॉपी होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाता है बेटा कॉपी ऑफ डीएनए। डीएनए का क्या हो जाता है बेटा? यहाँ पे कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डीएनए से क्या बनता है? दो डीएनए बनता है, ठीक है। एक डीएनए से दो से चार बनता है। उस कॉपी को कहा जाता है, जहाँ पे कॉपी हो रहा है डीएनए का, ठीक है, उसी कॉपी को कहा जाता है दिस डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन अगर हम बात करेंगे तो हमें डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में भी नजर आता है बेटा। तो ऑलरेडी पता है दिस डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट। तो यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमें प्रोकैरियोट्स में भी नजर आता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी नजर आता है, प्रोकैरियोट्स में भी नजर आता है, और दूसरा हमें डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में भी हमें डीएनए रेप्लिकेशन बेटा नजर आता है, ठीक है। तो थोड़ा डीएनए रेप्लिकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेट टॉपिक है बेटा, ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल क्या कर देंगे, आपको आसान कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म से काफ़ी मैकेनिज्म अच्छी तरह अंडरस्टैंड होके नहीं होता है। आज मैं आपको इस मैकेनिज्म को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखेंगे बेटा और यूकैरियोट्स में देखेंगे तो पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जो डीएनए होता है बेटा, जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है बेटा, ठीक है। प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है पहले आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, वो डबल हेलिक्स सर्कुलर होता है बेटा। तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो है वो डीएनए इस यहाँ पे है ना, डीएनए इज सर्कुलर होता है बेटा। यहाँ पे इनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है बेटा, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है। तो फिर यूकैरियोट्स में अगर हम बात करें डीएनए डबल स्ट्रैंड के तो होता है बेटा, मगर क्या होता है, मगर लीनर होता है। यहाँ पे डीएनए जो है बेटा इज लीनियर। अगर हम प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स की बात करें डीएनए लीनियर होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इन दोनों में और देखेंगे तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही रेप्लिकेशन साइट होता है जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORIC कहा जाता है। आपने बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ा होगा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट ये वही साइट है जहां पे रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस इनिशिएट होता है बेटा, स्टार्ट होता है। इसको कहा जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, जहां से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है। मगर इन केस ऑफ यूकैरियोट में बहुत सारे रेप्लिकेशन साइट होता है बेटा, बहुत सारे रेप्लिकेशन साइट होता है। तो इस टाइप के डीएनए में हमें बहुत सारे रेप्लिकेशन साइट नजर आने से इसको मल्टी रेप्लिकोन कहा जाता है बेटा, और यहां पे क्या होता है, यूनि रेप्लिकोन होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आपके एनसीईआरटी की बेस पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो एनसीईआरटी में ज्यादा फोकस किया गया है बेटा डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक है बेटा जो बहुत सारे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होके नहीं होता है। तो आज अभी हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन शॉर्ट में लिखूंगा बेटा, पीके लिख रहा हूं यहाँ पे। पीके का फुल फॉर्म है प्रोकैरियोट्स में हम आज इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा बेटा, इन प्रोकैरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन हैज कंप्लीटेड इनटू 3 फेज। यहां पे क्या होता है बेटा, प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कितनी फेज में कंप्लीट हो जाता है, वो 3 फेज में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन हैज कंप्लीटेड इनटू 3 फेज। सबसे पहला जो फेज होता है बेटा प्रोकैरियोट्स में उसको कहा जाता है इनिशिएशन फेज, ठीक है, जहां से डीएनए रेप्लिकेशन
जो है वो शुरू होता है, उस फेज को इनिशिएशन फेज कहा जाता है। दूसरा जो फेज आता है बेटा, द सेकंड फेज इज कॉल्ड एज इलोंगेशन फेज आता है बेटा। कौन सा फेज आता है? इलोंगेशन फेज। तो दूसरा जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो फेज होता है प्रोकैरियोट में, उसको कहा जाता है इलोंगेशन फेज। और जो थर्ड फेज होता है बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो थर्ड फेज हमें नजर आता है, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन फेज कहा जाता है। तो ऑलरेडी द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हैज कंप्लीटेड इनटू 3 फेज in prokaryotes. One is the initiation phase, second is the elongation phase, and third is the termination phase. Now we start from the initiation phase. हम शुरू करेंगे बेटा कहाँ से? हम शुरू करेंगे initiation phase से शुरू करेंगे DNA replication का, ठीक है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हमें इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करवाना है आपको। तो सबसे पहले आएगा बेटा initiation phase, ठीक है? सबसे पहले आता है बेटा इनिशिएशन फेज इन डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो यहां पे देखना बेटा, ऑलरेडी पता है कि इन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो डीएनए होता है बेटा, वो ऑलरेडी आपको पता है, वो डीएनए जो है वो सर्कुलर होता है बेटा, ठीक है? इस तरह डीएनए जो है प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है बेटा, इस तरह, ठीक है? और दूसरी बात है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेप्लिकेशन साइट होता है, एक ही सिंगल रेप्लिकेशन साइट होता है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो इनिशिएट होता है, उसको कहा जाता है ORIC कहा जाता है बेटा, ORIC साइट कहा जाता है, ठीक है? यही साइट क्या है? यही है बेटा रेप्लिकेशन साइट, ठीक है? इसी को कहा जाता है रेप्लिकेशन साइट। और ये वो साइट है जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है, बिगिनिंग होता है, इनिशिएट होता है बेटा। तो डीएनए रेप्लिकेशन वो शुरू चिंचुक ORIC साइट से होता है। तो पहला आपके नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ORIC साइट में कौन सा ज्यादा नाइट्रोजनस बेस बहुत ज्यादा क्यों होता है? पहला ऑलरेडी यहां पता हो डीएनए में क्या होता है, डीएनए में एडेनिन और थाइमिन होता है, गाइनिन और साइटोसिन होता है। याद रखना, याद नहीं रहते तो ये एप्पल कहां पे होता है? ट्री पे होता है। और हमारे यहां ईद के दौरान गोल मंगलपुर में हमें क्या नजर आता है? चांद नजर आता है। तो चांद गोल मंगलपुर ट्री में हमें क्या नजर आता है? एप्पल, अगर याद नहीं रहा तो। यहां पे एडेनिन किसके साथ बेस पेयर करता है? थाइमिन के साथ बेस पेयर करता है बेटा। और गाइनिन जो है वो बेस पेयर करता है साइटोसिन के साथ। ऑलरेडी ये चीजें आपको पता है। मगर यहां पे देखो बेटा, यहां 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड, ऑलरेडी आपको पता है। यहां डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, एडेनिन और थाइमिन के बीच में। गाइनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा, ठीक है? तो इस हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में आसान होगा? कॉमन सेंस की बात है, एडेनिन और थाइमिन। इसलिए जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होता है ना बेटा, यहां पे क्या होता है? इट हैज रिच ऑफ क्या रिच होता है? इट हैज रिच ऑफ एडेनिन थाइमिन सीक्वेंस। इसमें जो ज्यादा हमें सीक्वेंस में, इसमें जो सीक्वेंस होता है बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट में, सबसे पहले याद रखना उसमें एडेनिन और थाइमिन का जो सीक्वेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वो इसलिए क्योंकि इस पे बाइंड होगा बेटा एक एंजाइम जिसको हेलिकेज कहा जाता है। ये डीएनए को अनवाइंड कर देता है। तो उससे भी पहले यहां पे एक इंपॉर्टेंट एंजाइम आता है बेटा जिसको डीएनए गाइडेज कहा जाता है। बस अब इसी को हमें क्या करना है, इसी को समझना है बेटा, ठीक है? तो यहां से अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि यहां तक तो हर बच्चे समझ पाते हैं। अब यहां से समझना थोड़ा बच्चों को क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है बेटा। तो इसको मैं आपको 3D वे में इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना? तो यहां पे क्या है, दिस इज द डीएनए। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया बेटा, डीएनए में प्रोकैरियोट्स में एक ही रेप्लिकेशन साइट होता है, जिसकी वजह से प्रोकैरियोट्स का जो रेप्लिकेशन होता है ना, इट इज मोनोरेप्लिकोन होता है, एक ही रेप्लिकोन होता है ना? तो यहां पे जो ये वाला जो है एक ही रेप्लिकोन होने की वजह से बेटा इसको कहता है ना, मोनोरेप्लिकोन। इसको कहता है मोनोरेप्लिकोन। मोनो मीन सिंगल, रेप्लिकोन जहां से डीएनए रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस इनिशिएट होता है, शुरू होता है बेटा। अगर यहां पे देखो बेटा, यहां पे 5' है,
डीएनए इज एंटी पैरेलल होता है, ऑलरेडी आपको पता है डीएनए का स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होता है, ये ऑलरेडी ये तो सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पे देखो टफ कंसेप्ट यहाँ पे है, यहाँ 5 डैश 3 डैश है ना ऑलरेडी, अगर यहाँ पे 3 डैश है तो बेटा यहाँ पे 5 डैश होगा, इस साइड में यहाँ पे 3 डैश होगा। अब एक इंपॉर्टेंट एंजाइम आता है, सबसे पहले बेटा क्या आएगा, यहाँ पे डीएनए गायरेज एंजाइम आएगा बेटा। कौन सा एंजाइम आएगा, है ना, प्रोकैरियोट्स में होता है बेटा डीएनए गायरेज होता है, यही डीएनए गायरेज यूकैरियोट्स में इसको कहा जाता है टोपोआइसोमेरेज एंजाइम कहा जाता है, टोपोआइसोमेरेज इन यूकैरियोट एंड गायरेज इन प्रोकैरियोट। तो ये डीएनए गायरेज क्या कर देता है, ये क्या कर देता है बेटा, कॉइलिंग को ये क्या कर देता है, कॉइलिंग को खत्म कर देता है, ये कॉइलिंग भी कर देता है, इस तरह कॉइल करने में भी मदद करता है, इट हेल्प्स इन कॉइलिंग एज वेल एज, ठीक है, और इसको ये कॉइलिंग में भी मदद करेगा और डीएनए को रिकॉइलिंग करना और डीएनए की कॉइलिंग को क्या करना, खत्म करने में भी ये क्या करता है, मदद करता है। डीएनए इसको खोलने में भी क्या करता है, इस तरह, है ना, अनकॉइलिंग, कॉइलिंग एज वेल एज अनकॉइलिंग करने में ये क्या करता है, मदद करता है। मतलब डीएनए गायरेज का जो मेन फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन कॉइलिंग, ठीक है, और रिकॉइलिंग, ठीक है, एंड अनकॉइलिंग, मतलब ये डीएनए को खोलेगा, इस तरह अनकॉइल कर देगा, ठीक है, और इसको दोबारा रिकॉइल भी ये कर सकता है। आगे एंजाइम में क्लास में आप पढ़ेंगे। तो डीएनए गायरेज क्या करेगा, इस डीएनए की कॉइलिंग को क्या कर देगा बेटा, है ना, खोल देगा, अनकॉइल कर देगा। जब इसको अनकॉइल कर देगा तो यहां पे अब देखो, आप समझो, यहां पे इसने डीएनए को अनकॉइल कर दिया, ठीक है ना, डीएनए को इसने क्या कर दिया, अनकॉइल कर दिया। तो यहां पे क्या होगा, हमें देखने को मिलता है, अब यहां पे डीएनए थोड़ा अनकॉइल हो गया बेटा, इस तरह, ठीक है, डीएनए यहां पे अनकॉइल हो चुका है। तो यहां पे क्या होगा, डीएनए हमें यहां पे इस तरह नजर आएगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे दिस साइट इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ORIC कहा जाता है, ORIC साइट कहा जाता है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद इसको डीएनए गायरेज ने अनकॉइल कर दिया, ठीक है, कॉइलिंग को खत्म कर दिया डीएनए गायरेज, ठीक है। तो यहां पे डीएनए गायरेज ने इसको क्या कर दिया, डीएनए गायरेज ने इसको अनकॉइल कर दिया बेटा, अनकॉइलिट कर दिया, ठीक है, अनकॉइलिट कर दिया, ठीक है, इसको खोल दिया, इसकी कॉइलिंग को खोल दिया, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है इस रीजन में रिच होता है एडेनिन थाइमिन, एडेनिन थाइमिन और एडेनिन थाइमिन आता है बेटा, यहां पे भी आएगा एडेनिन थाइमिन, इनके बीच में डबल बॉन्ड हाइड्रोजन होता है, सिंपल वर्ड में बता देंगे। तो अब यहां पे क्या होता है, अब यहां पे होता है बेटा, यहां पे हमें नजर आता है, यहां पे क्या होता है कि इधर ऑलरेडी 5 डैश होता है डीएनए का, यहां पे होता है बेटा 3 डैश, यहां पे होगा तो यहां 5 डैश, यहां पे 3 डैश। अब एक इंपॉर्टेंट एंजाइम की बात कर रहा हूं बेटा, जिसको कहा जाता है हेलिकेज एंजाइम, ठीक है, हेलिकेज कहा जाता है। प्रोकैरियोट्स में हेलिकेज होता है, यूकैरियोट में बेटा याद रखना MCM होता है, ठीक है, ये यूकैरियोट्स में हम डिस्कस करेंगे इसको। तो हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, हेलिकेज एंजाइम क्या कर देता है बेटा, ये क्या कर देता है, ये अनवाइंड कर देता है, अनवाइंड द डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। कहने का मतलब ये इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके इस डीएनए को अनवाइंड कर देगा, इन दोनों डीएनए को अलग कर देंगे, डबल स्ट्रैंड को, इस डबल स्ट्रैंड को इस तरह अलग कर देंगे। कहने का मतलब ये है, सबसे पहला हेलिकेज एंजाइम के पास 6 सब यूनिट होता है बेटा, ये हेक्सामेरिक प्रोटीन कहा जाता है बिकॉज इट हैज 6 सब यूनिट, 1 2 यस 6 सब यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 ज्यादा हो गया, तो यहां से एक सब यूनिट को हटा दो, 5 1 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 सब यूनिट होता है बेटा, इसको कहता है हेक्सामेरिक प्रोटीन, ठीक है। तो हेलिकेज क्या होता है, इट इज हेक्सामेरिक, ये हेक्सामेरिक होता है बेटा, हेक्सामेरिक प्रोटीन कहा जाता है इसको, ठीक है, हेक्सामेरिक प्रोटीन कहा जाता है। और ये हमेशा, है ना, इट ऑलवेज मूव 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन। याद रखना, ये हमेशा क्या कर देता है, 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन की तरफ चला जाता है बेटा। इट ब्रेक्स, ये किसको ब्रेक कर देता है, इट ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, ठीक है। और ये डीएनए को क्या कर देता है, अनवाइंडिंग कर देता है बेटा, अनवाइंडिंग, ठीक है, अनवाइंडिंग द डबल स्ट्रैंड, अनवाइंडिंग द डबल strand of DNA,
डबल स्ट्रैंड की डीएनए को ये अनवाइंडिंग कर देता है बेटा, इन दोनों को खोल देता है। देखो यहाँ पे क्या है 5' है, तो यहाँ पे याद रखना ये यहाँ पे हेक्सामेरिक प्रोटीन हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे बैंड हुआ बेटा, ठीक है। ये 5' तो यहाँ पे 5' है बेटा, जी का 5' हो, यहाँ पे 3' होगा बेटा। सेम अगर ये 5' है तो इसके साथ यहाँ पे भी हेक्सामेरिक प्रोटीन बैंड होगा, और ये हेलिकेज एंजाइम हमेशा यहाँ पे 5' टू 3' डायरेक्शन की तरफ ये मूव करता है बेटा, इसी तरफ चला जाता है 5' टू 3' डायरेक्शन, है ना। तो डीएनए क्या होता है, ये यही तो कंफ्यूज करते हैं बच्चों को ये वाला डायग्राम किताबों में रख के होता है, ये दोनों दिखाता नहीं है, यही न दिखाने की वजह से, दोनों को साथ में एक्सप्लेन न करने की वजह से बच्चे कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो याद रखना डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल, ठीक है। याद रखना, आपको ये याद रखना चाहिए, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है बेटा वो क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, क्या होता है, इट इज बाई डायरेक्शनल होता है बेटा, बाई डायरेक्शनल, दोनों बाई डायरेक्शनल, बाई मीन दोनों डायरेक्शन से होगी डीएनए रेप्लिकेशन। यही तो कंफ्यूज करता था, यही कंसेप्ट को क्लियर होने के लिए मैं यहां पे आया हूं। यहां डीएनए रेप्लिकेशन दोनों साइड से होता है, यहां से भी होता है, यहां से भी होता है, जिसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन को कहा जाता है बाई डायरेक्शनल कहा जाता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसको खोलने के लिए, इसको अनकॉइल करने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा पूछा जाएगा, गायरेज एंजाइम, इसको अनकॉइल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, इसका अब यहां पे, ठीक है, यहां पे तो यहां पे मैं अब इसको अलग कर दूंगा बेटा, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइड में कौन सा सीक्वेंस ज्यादा होते हैं, अगर आपको पूछा ORIC प्रोकैरियोट में कितने रेप्लिकेशन साइड होते हैं, ये पूछा जाता है, मोनो रेप्लिकॉन होता है। इस जो मोनो रेप्लिकॉन होता है उसमें कौन सा सीक्वेंस रिच होती है, एडेनिन थाइमिन सबसे ज्यादा रिच होती है। इसके बाद आपको बता दें, इसके बाद है ना कौन सा एंजाइम आएंगे, गायरेज, जो डीएनए को अनकॉइल करते जाएंगे। इसके बाद हेलिकेज एंजाइम आता है, वो डीएनए को अनवाइंड कर देता है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके डबल स्ट्रैंड को अलग कर देता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट एंजाइम आएंगे जो मैं अभी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहां पे क्या होगा, अब यहां पे आप देख लो, इसको मैं क्या कर देता हूं, अब यहां पे समझो हेलिकेज एंजाइम ये गायरेज एंजाइम आ गया, इसको खोल दिया यहां तक, ठीक है, इसके यहां तक क्या कर दिया, खोल दिया, ठीक है। इस चेन को यहां से यहां तक, तो यहां पे ऑलरेडी बेटा इस तरह ये खोल दिया डीएनए को, ठीक है ना, इस तरह ये खोल दिया है, यहां से यहां तक डीएनए को इस तरह खोल दिया, इस तरह, सॉरी यहां पे रेड कलर में आ गया, तो एक मिनट, हमेशा यहां आना चाहिए ब्लैक कलर में, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो गया, इस तरह अनकॉइल बस्तांस, देखो हेलिकेज एंजाइम आएगा जो इसके बीच में जो डीएनए सीक्वेंस होंगे उनके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके, जो हेलिकेज एंजाइम कहां पहुंच चुका है, अभी यहां पे पहुंच गया, ठीक है। ये हेलिकेज एंजाइम यहां पे पहुंच गया बेटा, इसके और इसके कहां पहुंचेंगे, यहां पे पहुंचेंगे। तो देखो भाई यहां एक इंपॉर्टेंट क्या होगा, एक मिनट, ये ज्यादा खोल दिया मैंने, इसको थोड़ा ज़्यादा खोल दिया, समझो यहाँ तक ही खोल दो आप, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा खोल दिया हमने। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 5' था, यहाँ पे 3' था डीएनए। अब यहाँ पे क्या आता है, एक एंजाइम आता है जिसका नाम है बेटा प्राइमेज। तो प्राइमेज एंजाइम का क्या काम होता है, प्राइमेज इट मेक्स आरएनए प्राइमर बनाते हैं बेटा, इट मेक्स आरएनए प्राइमर। ये हमेशा आरएनए प्राइमर बनेंगे बेटा, इट मेक्स आरएनए प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर बनाएंगे, इट मेक्स आरएनए प्राइमर which provides, ये क्या प्रोवाइड करेगा, which provide 3OH है ना, for किसके लिए, for elongation of DNA,
अब यहां पे प्राइमर क्यों जुड़ जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके नीट के एग्जाम हो या आपके ये प्राइमर। इसलिए यहां पे देखो बेटा, यहां 3' है ना, तो यहां पे डीएनए 5'3' डायरेक्शन की तरफ क्या होता है बेटा, 5'3' डायरेक्शन की तरफ होता है, याद रखना है। यहां पे 3' है तो बेटा यहां 5' आएगा। उसी तरह यहां पे क्या था, यहां पे 3' है बेटा, तो यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन यहां पे इस तरह होगा बेटा। और यहां पे हमेशा ये क्या प्रोवाइड करेंगे, ये OH प्रोवाइड करेंगे बेटा। यहां पे बन गया OH, यहां पे प्रोवाइड करेगा 3OH प्रोवाइड करेंगे, ठीक है भाई। 3OH का सहारा लेके एक इंपॉर्टेंट एंजाइम आता है ना, जिसका नाम कहा जाता है, कौन सा एंजाइम कहा जाता है, डीएनए पॉलीमरेज। याद रखना, डीएनए पॉलीमरेज कौन सा एंजाइम आता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा एंजाइम आता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है। तो यहां पे सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन कहां से कहां की तरफ क्या होता है, इलोंगेट होता है। बता देना 5'3' डायरेक्शन, दिमाग में बैठा देना, ये क्वेश्चन बार बार सीबीएसई पूछते रहता है एग्जाम में। और यहां पे भी 5'3' डायरेक्शन की तरफ ये क्या होता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन के चेन को इलोंगेट करते जाता है बेटा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अब देखो मैं यहां पे इसका कलर को चेंज कर दूंगा, यहां पे ब्लू कलर बनाऊंगा बेटा, तो ठीक है। तो यहां पे समझो, अब यहां पे मैं आपको डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम के बारे में बताऊंगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम के 2 हैंड्स होते हैं बेटा, इसके 10 सब यूनिट होता है, ये आपको अभी डिस्कस नहीं करना है, आगे क्लास में आप पढ़ेंगे, है ना। इसमें क्या होता है, यहां पे 2 आर्म्स होता है इस तरह। अब एक आर्म क्या करेंगे, एक आर्म जो ये वाला आर्म है, ये डीएनए को ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। बात ये सोचना बात ये इंपॉर्टेंट है, जब तक आपको डीएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में पता नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तब तक आपको ओकाज़की फ्रेगमेंट के बारे में नॉलेज क्रिएट नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे एक आर्म नीचे से ऊपर की तरफ और दूसरा ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, एक ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। देखो यहां पे, यहां से ऊपर से कहां की तरफ, नीचे, और ये नीचे से कहां की तरफ, ऊपर। तो देखो बेटा यहां पे, क्योंकि डीएनए को इलोंगेट होने के लिए आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है। यहां पे तो प्राइमर है ऑलरेडी, 3OH प्रोवाइड कर रहा है फॉर द इलोंगेशन ऑफ द डीएनए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए। तो यहां पे कौन प्राइमर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आई एम द डीएनए पॉलीमरेज 3, मेरे पास 2 आर्म है, एक यहां से ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो एक ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ना। तो इसके लिए यहां पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, प्राइमर पुट करना पड़ेगा बेटा, यहां प्राइमर लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे प्राइमर को लगाना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन ये दोनों हाथ साइमल्टेनियसली काम करता है बेटा। तो यहां पे 3OH प्रोवाइड किया बेटा, ठीक है। अब यहां 3OH प्रोवाइड किया, तो यहां पे क्या होगा, अब यहां पे आई एम द डीएनए पॉलीमरेज 3, अब मैं इस डीएनए को, इसके पेरेंट स्ट्रैंड, जिसको डीएनए टेम्पलेट कहा जाता है, दिस इज द डीएनए टेम्पलेट, ये क्या है, ये पेरेंट्स का है। और ऑलरेडी आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको मेसल्सल एंड स्टैनली ने जो आइसोटोप यूज करके N15 N14 आइसोटोप को यूज करके उसने प्रूव कर दिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। वाकई में होता है, क्योंकि एक नए पेरेंट्स, एक नए स्ट्रेन बनाने के लिए आधा 50% पेरेंट्स का होना चाहिए और 50% डॉटर स्ट्रेन बनेंगे। तो यहां पे जो पेरेंट का डीएनए है बेटा, उसको कहा जाता है, दिस इज द डीएनए टेम्पलेट कहा जाता है, ठीक है। इसी को देख के अगर यहां एडेनिन है तो यहां पे थाइमिन को जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे क्या होगा, है ना, थाइमिन जुड़ जाएगा। इसके बाद यहां पे गोनिन है बेटा, तो यहां पे साइटोसिन को जोड़ना पड़ेगा। इस तरह नाइट्रोजन बेस को, है ना, देख के डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जो नाइट्रोजनस बेस होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है, उनको बुला के यहां पे एडिट किया जाता है। जस्ट एन एग्जांपल, यहां पे क्या होगा, यहां एडेनिन है तो यहां पे थाइमिन एडिट होगा बेटा, यहां गोनिन है तो साइटोसिन होगा, यहां पे साइटोसिन है तो यहां पे गोनिन होगा बेटा। इस तरह ये एडिट करते जाएंगे बेटा, समझाने के लिए। तो देखो यहां पे क्या होगा, मेरा एक हाथ डीएनए पॉलीमरेज का एक हाथ है, दूसरा जो एक जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, एक नीचे से ऊपर की तरफ आता है बेटा। तो यहां पे क्या होगा, आप देख सकता है, यहां पे जो स्ट्रेन बनेंगे वो यहां से, एक मिनट, यहां पे ये नीचे से, ठीक है, एक क्या होगा बेटा, यहां से नीचे से इस तरह, एक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहां पे देखो, आप यहां पे रखता हूं मैं, ये इस तरह चलना शुरू हो जाएगा बेटा, इस तरह, ठीक है।
यहाँ नहीं हो रहा है, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है ना। तो साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है तो उसी को समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकता है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ ताकि ये साइमल्टेनियसली हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह होगा बेटा, तो यहाँ से अभी हुआ साइमल्टेनियसली, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह साइमल्टेनियसली अब हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डीएनए की स्ट्रैंड को थोड़ा अलग अलग कलर से बनाऊंगा ताकि आपको पेरेंट्स और है ना डॉटर डीएनए आपको समझ में आ जाए। ब्लू कलर रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बेटा ये इस तरह, नीचे से एक आर्म, नीचे से ऊपर से सॉरी नीचे की तरफ, और यहां नीचे से क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा इस तरह। अब मैंने आपको बताया डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेशन बाय डायरेक्शनल होता है, दोनों साइड से होता है। इस साइड से भी डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है और इस साइड से भी होगा बेटा। अब यहां पे क्या होगा, इस तरह डीएनए पॉलीमरेज का एक आर्म है ना नीचे की तरफ है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और एक ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। तो उसके लिए यहां पे प्राइमर की जरूरत पड़ेंगे, उसके लिए यहाँ पे प्राइमर की जरूरत पड़ेंगे बेटा, ठीक है। प्राइमरी जरूरत छानची छारगोसने, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अब देखो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा बेटा। हो गया एक प्रोसेस, ठीक है। एक प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन का खत्म हुआ, ठीक है। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन की इलोंगेशन हम डिस्कस कर रहा है। इनिशिएशन तो आपने पढ़ लिया, इनिशिएशन में सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है, वहां पे एडेनिन थायमिन रिच होती है, फिर वहां पे हेलिकेज एंजाइम बाइंड हो जाता है। सबसे पहले डीएनए गाइडेज इसको अनकॉइल कर देते हैं, इस डीएनए को खोल देता है, इसकी कॉइलिंग को खत्म कर देता है। इसके बाद हेलिकेज एंजाइम आके दोनों स्ट्रैंड को अनवाइंड कर देता है, कहने का मतलब दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देता है। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट है, अब ये दोनों स्ट्रैंड जो है एक दूसरे से मिलने का चांस होता है बेटा, ये याद रखना। तो प्रोकैरियोट्स में और एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, वो है ताकि ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ ना मिले, यहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड के साथ यहां पे बाइंड हो जाते हैं बेटा इस तरह, ठीक है। इस तरह, ये बोलना भूल गया था मुझे, यहां पे इस तरह सिंगल, ताकि ये दोनों स्ट्रैंड फिर से ना मिल जाए, इसलिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन बाइंड हो जाता है जिसको सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है, एसएसबी प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होगा यहां पे, अब देखो बेटा यहां पे ये इरेजर मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि डीएनए को यहां से क्या करना है, पहले डीएनए को यहां पे हेलिकेज, जिसम जो हेलिकेज एंजाइम है, इसने डीएनए को क्या कर दिया, अनवाइंड कर दिया, ठीक है, अनवाइंड कर दिया। एक मिनट, इसको मिटा दो, इसको क्या कर दिया। देखो भाई ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सारे लोगों को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, ठीक है, ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे डीएनए का एक स्ट्रैंड पैरेंट वाला डीएनए ब्लैक में बनाया मैंने आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे ऑलरेडी ngatachi थोंदो, यहाँ पे ऑलरेडी हमें 3OH तो नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे 3OH ऑलरेडी है, ऑलरेडी मतलब ये वाला डीएनए ऑलरेडी प्रोवाइड 3OH प्रोवाइड कर रहा है, वो इसलिए ताकि यहां पे न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में क्या हो जाएगा, मदद करेगा। 3OH वही है जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है बाद में, इसलिए 3OH का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंडेंसेशन रिएक्शन होती है आफ्टर यहां पे बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है बेटा। ये ऑलरेडी आपने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में पढ़ा होगा। यहां पे मैकेनिज्म ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन को हम समझने की कोशिश कर रहा है। तो ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि इलोंगेशन वाला प्रोसेस है, यहां पे डीएनए इलोंगेट होंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पे भी क्या बाइंड होंगे, ऑलरेडी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, क्योंकि ये एक अलग वाला डीएनए को कभी भी मिलने, जो डीएनए अब अलग हो चुका है तो वो परमानेंटली अलग हो चुका है। किसकी वजह से, ये अब ये दोनों डीएनए कभी एक दूसरे से मिलेगा नहीं, इनके बीच में इंटरफेयर करने के लिए है ना, इंटरफेयर करने के लिए आया है एसएसबी प्रोटीन, जिसको यूकैरियोट में आरपीए कहा जाता है, आरपीए प्रोटीन एंथेस आगे सिल्चिन। हाँ भाई, अब यहां पे देखो बेटा डीएनए पॉलीमरेज यहां पे क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम के पास दो हाथ है, एक नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, एक ऊपर से नीचे। अब यहां पे तो OH है यार, OH जो पना को सीधा योग नागियन ला योग मायंचा दो, नीचे से ऊपर की तरफ वो इजीली आ सकता है। आप मुझे बताओ भाई, यहां पे तो प्राइमर चाहिए ना डीएनए को इलोंगेशन करने में, है ना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाने में प्राइमर की जरूरत पड़ेंगे। तो यहां पे आएंगे बेटा डीएनए प्राइमेज एंजाइम आएंगे, और प्राइमेज एंजाइम आके यहां पे बनाएंगे प्राइमर, और यही प्राइमर क्या प्रोवाइड करेंगे, 3OH प्रोवाइड करेंगे, है ना, जो बाद में कंडेंसेशन बॉन्ड में मदद करेंगे, कंडेंसेशन बॉन्ड बनाने में और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में, और दो न्यूक्लियोटाइड को बाद में जोड़ने में मदद करता है, ऑलरेडी आपको पता है। तो यहां पे क्या
होगा, अब यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा बेटा, इसके एक आर्म डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के एक आर्म नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाता है और एक आर्म ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाता है बेटा। ये याद रखना, अब ये दोनों स्ट्रेन कभी भी नहीं मिलेगा। ये जो यहां पे स्ट्रेन है ना बेटा, ये वाला और ये वाला कभी भी नहीं मिलता है भाई। इनको मिलाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ता है, वो अभी डिस्कस करेंगे। तो इस वक्त ये वाला जो डीएनए है बेटा, ये हमें किसकी फॉर्म में नजर आता है? यहां से ये फ्रैगमेंट की फॉर्म में नजर आ रहा है भाई। तो देखो ये वाला जो है बिल्कुल कंटिन्यूअस है और ये वाला क्या है, यहां पे फ्रैगमेंट बन रहा है। तो बाद में बताया भाई इसी फ्रैगमेंट को क्या कहा जाता है, बाद में बताया इसी फ्रैगमेंट को कहा जाता है, क्योंकि पहला एक साइंटिस्ट जिसका नाम ओकाजाकी था, इसी साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया भाई ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहा गया। ये आपके असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट को ये कहाँ बनता है, तो आप बता देना भाई ये बनता है सर जी, ये वाला जो बनता है ये बता देना, ये बनता है किस स्ट्रेन पे, ये बनता है बेटा, है ना, क्योंकि ये स्ट्रेन कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए इस स्ट्रेन को हम कहा जाता है, कौन सा स्ट्रेन कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेटा डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेन कहा जाता है। किसको? यहाँ पे डीएनए कंटिन्यूअस नहीं है, फ्रैगमेंट की फॉर्म में है बेटा, इसलिए इसको है ना डिसकंटिन्यूअस कहा जाता है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेन कहा जाता है बेटा। इस डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेन का फिर दोबारा नाम रखा गया, इसका दूसरा नाम इसको बताया बेटा लैगिंग स्ट्रेन कहा जाता है इसी को। बस यही क्वेश्चन आपके सीबीएसई बार बार एग्जाम में पूछता रहता है, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट बना किसकी वजह से, बता देना, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की वजह से बन रहा है। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में क्यों है मैंने आपको बता दिया है, वो इसी की वजह से तो है क्योंकि इसके अपर आर्म को प्राइमर की जरूरत पड़ता है। अब ये आरएनए प्राइमर है, ये डीएनए है, सबसे पहले इस प्राइमर को हटाना पड़ेगा, फिर इन दोनों को डीएनए को जोड़ने के लिए एक एंजाइम आता है जिसको डीएनए लाइगेज एंजाइम कहा जाता है बेटा, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सेम द प्रोसेस, यही प्रोसेस कहां पे होगा, यही द प्रोसेस यहां पे भी होगा बेटा, द सेम प्रोसेस हेल्ड एट दिस साइड, यही प्रोसेस इस साइड में भी होगा। तो इस साइड में क्या होगा, डीएनए जो है वो क्या होते जाएंगे, डीएनए यहां पे इस तरह, तो देखो बेटा यहां पे इस तरह होता है। ठीक है, अब डीएनए यहां पे इलोंगेट होके अब यहां पे हमें देखने को मिलता है कि डीएनए जो है इस तरह है बेटा ऑलरेडी। तो थोड़ा एक मिनट हम इसको अच्छी तरह बनाएंगे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसको लाल बनाएंगे, ये लाल जो है इसका क्या है, आरएनए प्राइमर है बेटा। ठीक है, अब सेम द प्रोसेस यहां पे भी होगा बेटा। तो यार क्योंकि डीएनए बाई डायरेक्शनल होता है तो यहां पे ऑलरेडी आता 3OH योत पनची सोनी, डीएनए क्या होगा, डीएनए इस क्योंकि यहां पे 3OH होने की वजह से डीएनए यहां पे कंटिन्यूअस बनेंगे बेटा, मगर यहां पे एक इस आर्म को तो 3OH मिल रहा है, इसको और प्राइमर की जरूरत नहीं है, प्राइमर इसको जरूरत है, किसको, जो ऊपर बैठा हुआ है ऊपर वाला आर्म, इसलिए क्या करता है, मुझे आरएनए प्राइमेज एंजाइम मेहरबानी आ जाओ और मुझे प्राइमर बना दो। ठीक है, मुझे प्राइमर OH प्रोवाइड करेगा, इसके बाद ये चेन क्या होगा बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ ये यहां पे होगा बेटा। तो यहां पे भी डीएनए क्या बन रहा है, फ्रैगमेंट फॉर्म में बन रहा है ना। तो एक स्ट्रेन यहां कंटिन्यूअस है बेटा और दूसरा स्ट्रेन यहां पे क्या बन रही है, फ्रैगमेंट की फॉर्म में यहां पे बन रही है बेटा। तो अगर ये फ्रैगमेंट की फॉर्म में है तो इस फ्रैगमेंट को मैंने आपको बताया, इस फ्रैगमेंट को क्या कहा जाता है, इसी फ्रैगमेंट को यहां पे क्या कहा जाता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस फ्रैगमेंट को किसने देखा, पहला साइंटिस्ट जिसका नाम था ओकाजाकी। ठीक है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ओकाजाकी फ्रैगमेंटेशन हुआ, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट बन किसकी वजह से रहे, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की वजह से बन रहा है, क्योंकि इसको प्राइमर ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है प्राइमर नहीं होता है और नीचे क्योंकि प्राइमर की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डीएनए खुद क्या प्रोवाइड कर रहा है, खुद 3OH प्रोवाइड कर रहा है बेटा। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा एक स्ट्रेन यहां पे है ना कंटिन्यूअस, इस स्ट्रेन को क्या बोला जाता है, इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस स्ट्रेन। ठीक है, इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस स्ट्रेन कहा जाता है बेटा। ठीक है, इसको कंटिन्यूअस स्ट्रेन, इसका दूसरा नाम इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रेन कहा जाता है, इसको कहा जाता है लीडिंग स्ट्रेन। तो देखो बेटा यहां आता कंडीशन इस थोंदो यहां इस वक्त आपके नीट के एग्जाम हो, सीबीएसई का एग्जाम हो, सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन टीचिंग ओकाजाकी फ्रैगमेंट है ना प्रेजेंट एट, तो आपको बोलना है प्रेजेंट एट लेगिंग स्ट्रेन। ये किस स्ट्रेन पे होती है, लेगिंग स्ट्रेन पे होती है बेटा। यहाँ पे प्राइमर कौन बनाते हैं, प्राइमेज एंजाइम बनाते हैं बोल देना। ठीक है, अब इसके बाद
अब क्या होगा बेटा, अब टर्मिनेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन का एलोंगेशन हो चुका है, अब यहां पे टर्मिनेशन होगा। तो टर्मिनेशन में एक प्रोटीन इन्वॉल्व होता है बेटा, टस प्रोटीन कहा जाता है, टस प्रोटीन। तो यहां पे कुछ रेड कलर में बताऊंगा बेटा, यहां पे टस प्रोटीन होता है। अब ये टस प्रोटीन जो इस तरह है बेटा, यहां पे 2 टस प्रोटीन बनाता हूं और यहां पे एक प्रोटीन बनाता हूं बेटा, यहां पे, ठीक है, यहां पे है टस प्रोटीन, इस तरह पिरामिड की शक्ल में होता है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, फिर भी आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूं, टस प्रोटीन। तो डीएनए रेप्लिकेशन यहां से, तो ये दोनों पैरेलल है ना बेटा, एक दूसरे के साथ पैरेलल है, मगर जिस वक्त ये डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन और टस प्रोटीन की डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगी, तो ये नीचे की तरफ आ रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है बेटा, तो यहां पे एंटी पैरेलल हो रही है कि नहीं हो रही है? यहां पे बिल्कुल एंटी पैरेलल ही हो रहा है। तो यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन, टस प्रोटीन यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए याद रखना। लास्ट में जो टर्मिनेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ टस प्रोटीन होता है, जब when the direction of DNA replication and the TUS proteins are anti-parallel। एक यहां पे समझो, ये मेरा हाथ टस प्रोटीन है, ये डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन है, जिस वक्त ये एंटी पैरेलल हो जाता है ना, उसी वक्त डीएनए रेप्लिकेशन यहां पे स्टॉप हो जाता है बेटा। इसके बाद ये दोनों चेन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो ये खुल जाता है, तो यहां पे हो जाता है अली बाबा का खुल जाओ सिम सिम हो जाता है। तो देखो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों स्ट्रेन को टस प्रोटीन अनकॉइल कर देंगे और यहां पे ये दोनों स्ट्रेन क्या होगा बेटा, ये दोनों स्ट्रेन यहां पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहां पे हो गया बेटा, ये यहां पे इस तरह और यहां पे इस तरह, ये खुल गया बेटा, खुल गया। तो ऑलरेडी यहां पता हो। अब यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे ये चेन, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे फिर से ऑलरेडी यहां पता हो, यहां पे क्या जुड़ जाएगा, प्राइमर जुड़ जाएगा। समझो यहां पे एक प्राइमर जुड़ गया इस तरह, ये प्राइमर यहां पे इस तरह, यहां पे रेड प्राइमर जुड़ गया बेटा। एक यहां पे नीचे की तरफ जाएंगे, एक यहां पे नीचे की तरफ जाएंगे, समझो यहां पे, हाँ ठीक है, ब्लू कलर में ऑलरेडी मैंने बनाया आपको। ये यहां पे नीचे की तरफ जाएंगे बेटा, ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया बेटा ऑलरेडी, क्योंकि मैंने आपको बताया डीएनए रेप्लिकेशन में एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से 2 डबल स्ट्रैंड डीएनए बनता है बेटा। यही मैकेनिज्म को हम पढ़ रहा है इसमें। तो आप देखो यहां पे क्या होगा, अब यहां पे आरएनए प्राइमर है बेटा, तो आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए यहां पे आता है, इस प्राइमर को हटाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आता है। देन व्हाट इज द मेन रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, तो ये याद रखना, इट रिमूव कर देता है, इट रिमूव्स, किसको रिमूव कर देता है, इट रिमूव्स, यहां पे लिख के देता हूं बेटा, इट रिमूव्स द आरएनए प्राइमर। ये क्या कर देता है, ये आरएनए प्राइमर को डीएनए से रिमूव कर देता है बेटा। इट रिमूव्स द किसको, इट रिमूव्स, यस, इट रिमूव्स आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर को ये क्या कर देता है बेटा, रिमूव कर देता है आरएनए प्राइमर्स। इन किस में, इन प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट में अलग है, उसमें हाँ फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म प्रोसेस चलता है वहां, ठीक है, वहां पे फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म चलता है, वहां पे पिन प्रोटीन होता है, पीएन पिन है ना, एंजाइम वहां इन्वॉल्व होता है, वो अलग है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे अब क्या हुआ, अब ये आरएनए प्राइमर क्या करेंगे बेटा, इसको हटा देंगे। जहां पे रेड आरएनए प्राइमर है, ये इसको यहां से हटा देंगे बेटा, इसको यहां से हटा देंगे, इस रेड वाले को हटा देंगे बेटा। तो यहां पे भी रेड है, ये इसको भी हटा देंगे। तो हटाने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे आप यहां पे देख सकता है, ये बिल्कुल आरएनए प्राइमर को, जहां आरएनए प्राइमर है समझो ये हटा दिया बेटा, ठीक है, आरएनए प्राइमर सबको हटा दिया। इसके बाद क्या हो जाता है, यहां पे भी आरएनए प्राइमर है बेटा, ये हटा दिया बेटा, ठीक है। इसके बाद यहां पे डीएनए क्या हो जाता है, यहां पे अब यहां पे जो डीएनए बन गया था है ना, ये एक दूसरे के साथ, यहां पे देखो यहां पे खाली जगह है ना, इसको जोड़ने के लिए यहां पे इन दोनों को जोड़ने के लिए एक एंजाइम आता है बेटा, जिसको कहा जाता है डीएनए लाइगेज। यही डीएनए लाइगेज है जो ओकाज़की फ्रेगमेंट को जोड़ के एक कंटीन्यूअस स्ट्रेन बनाएंगे बेटा। तो यहां पे देखो ये वाला आप समझो ये लाइगेज एंजाइम है, ये इन दोनों को जोड़ देता है बेटा, इस तरह इसको जोड़ दिया बेटा, इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। तो यहां पे इसको यहां पे ये इस तरह जोड़ देंगे बेटा। तो इसको यहां पे जोड़ दिया किसने, डीएनए लाइगेज एंजाइम ने,
ठीक है। तो यहां पे इसको डीएनए लाइगेज एंजाइम ने इस तरह परमानेंटली यहां पे जोड़ दिया, तो यहां पे देखो आपको 2 स्ट्रेन यहां पे बन गया, ठीक है। 2 स्ट्रेन यहां पे बन जाता है बेटा, इस तरह 2 स्ट्रेन यहां पे बन जाता है, इस तरह 2 स्ट्रेन बन गया बेटा, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, खुद यहां पे देख सकता है, एक तो ये वाला स्ट्रेन बन गया, नीचे आप यहां पे देख सकते हैं दिस इज द पेरेंट डीएनए, क्योंकि पेरेंट डीएनए ब्लैक कलर योर पिन और ये ब्लू कलर डटर स्ट्रेन है। यहां पे भी ये ब्लैक डीएनए है बेटा, ये ब्लू कलर डटर स्ट्रेन है। तो यहां पे एक डीएनए था, अब ये दोनों क्या हो जाएगा बेटा, अलग हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो अलग होने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पे एक डीएनए का स्ट्रेन हमें यहां पे इस तरह क्या नजर आता है, इस तरह एक ब्लैक कलर हो ये वाला, ठीक है। और दूसरा यहां पे क्या नजर आता है, यस, ठीक है, एक ब्लैक नंगोज नौचिन। अब यहां पे मैं आपको बना देता हूं ब्लू कलर। तो यहां पे ब्लू कलर पुंगातांगा इस तरह यहां पे क्या हो जाता है बेटा, है ना। तो यहां पे इस तरह, तो अब देखो यहां पे एक डीएनए से क्या बना, बाद में ये क्या करेंगे बेटा, ये इस तरह खुल गया था, इसको क्या करेंगे, डीएनए गायरेज एंजाइम रिकॉइलिंग कर देंगे। वनी रिकॉइलिंग बस्तांग माने चिछारगोस, फिर तो इसको रिकॉइल कर दिया बेटा, डीएनए को रिकॉइल कर दिया, यहां पे भी डीएनए को रिकॉइल कर दिया डीएनए गायरेज एंजाइम की मदद से, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ये फिर से रिकॉइल होके एक डीएनए से क्या बन गया, एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया बेटा। इसी प्रोसेस को, एक डीएनए से 2 डीएनए वाला बनने वाला प्रोसेस को तो क्या कहा जाता है, एक डीएनए था और एक डीएनए से 2 डीएनए बनने वाला प्रोसेस को हमने बताया बेटा, इसी प्रोसेस को कहा जाता है डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, कॉपिंग हो जाता है, कॉपिंग ऑफ द डीएनए, एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है बेटा, ठीक है। याद रखना, एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है। और ये भी याद रखना, हमारी सेल साइकिल में ऑलरेडी G1 फेज होता है, एस फेज, G2 फेज होता है, एम फेज। उसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में किस फेज पे होता है, एस फेज पे होता है, ठीक है। तो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है बेटा, G0 आता है, इसके बाद यहां पे G1 आता है, यहां पे S आता है, इसके बाद यहां G2 आता है बेटा, इसके बाद यहां M फेज आता है। M फेज में हमें फिर से 2 फेज है ना, जिसमें ऑलरेडी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। तो इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में होता है, किस फेज में होता है, याद रखना, यूकैरियोट्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है बेटा। एस का मतलब सिंथेसिस है, सिंथेसिस का मतलब यहां पे डीएनए सिंथेसिस है, ठीक है। अभी हम सिर्फ प्रोकैरियोट्स की डीएनए रेप्लिकेशन बात कर रहा था। यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है कि एक डीएनए से 2 डीएनए यहां पे बन रहा था, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में यहां पे मोनो रेप्लिकॉन होता है और डीएनए क्या होता है बेटा, सर्कुलर होता है। और डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म में हमें पहले देखने को मिलता है, यहां पे इनिशिएशन फेज होता है, इलोंगेशन फेज होता है बेटा, और यहां पे आता है टर्मिनेशन फेज। ये भी मैंने आपको बताया। इसके बाद सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन मोनो रेप्लिकॉन इन लो प्रोकैरियोट मोनो रेप्लिकॉन होता है, खुद साइट पचिजबाचुक ORIC ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट कहा जाता है। इसके अंदर आपको ज्यादा कौन सा सीक्वेंस ज्यादा नजर आता है, एडेनिन और थाइमिन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और हेलिकेज एंजाइम को इस डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या होता है, आसान हो जाता है, ठीक है। तो इट हैज रिच ऑफ एडेनिन थाइमिन सीक्वेंस होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है। इसके बाद मैंने आपको बताया यहां पे क्या होता है कि इसके बाद इस डीएनए के जो कॉइलिंग को अनकॉइलिंग करने के लिए डीएनए गायरेज एंजाइम आता है बेटा, ठीक है। इसके बाद यहां हेलिकेज एंजाइम आता है जो 5:3 डायरेक्शन की तरफ एक साइड से चलता है और दूसरे 5:3 डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, बाय डायरेक्शनल, दोनों साइड से होता है। इसलिए किताब में आपको एक ही साइड दिखा के होता है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता रियल में दोनों साइड से होता है बेटा डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसके बाद मैंने आपको बताया सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होता है बेटा। जो डीएनए स्ट्रैंड इस तरह था ना, इसको इस तरह खोल दिया किसने, गायरेज ने। फिर इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इन दोनों के बीच में, समझो ये ब्लैक कलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको इस तरह खोल देता है कौन, हेलिकेज एंजाइम, जो 5:3 डायरेक्शन की तरफ चलता है। इसके बाद इन दोनों स्ट्रैंड को कभी भी जोड़ने नहीं देता है, कभी भी इस डीएनए स्ट्रैंड को, पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड को कभी मिलने नहीं देता है। कौन? यहां पे आरपीए प्रोटीन, आरपीए यूकैरियोट्स में होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इन दोनों को कंप्लीटली अलग करके रखता है बेटा, ठीक है। इसके बाद यहां पे 3' है बेटा, तो यहां पे इस तरह आरएनए प्राइमर जुड़ जाता है। इसके बाद आरएनए प्राइमर के बाद यहां इलोंगेशन वाला फेज यहां शुरू होता है। और यहां पे क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन एक साइड से तो है ना
ना, ऊपर यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे भी प्राइमर लग जाता है और यहाँ पे नीचे से ये ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह होते हुए इसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी हमें देखने को मिलता है ओकाज़की फ्रैगमेंट, जो कहाँ पे देखने को मिलता है, आपके लेगिंग स्ट्रेन पे देखने को मिलता है। और एक स्ट्रेन कंटिन्यूअस होता है और कंटिन्यूअस होने की वजह से उस स्ट्रेन को कहा जाता है क्या, उस कंटिन्यूअस होता है, उस स्ट्रेन को हम लीडिंग स्ट्रेन कहा जाता है। जहां ओकाज़की फ्रैगमेंट होता है, बनता है, उस स्ट्रेन को डिसकंटिन्यूअस कहा जाता है। वो कहां पे होता है, वो लेगिंग स्ट्रेन पे होता है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे स्ट्रेन बन जाता है। तो प्राइमर को हटाने के लिए प्रोकैरियोट्स में याद रखना डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आता है बेटा, वो प्राइमर को वहां से हटा देता है, ठीक है। इसके बाद जो फ्रैगमेंटेड डीएनए ओकाज़की फ्रैगमेंट को जोड़ता है कौन, याद रखना, जोड़ने में जो मदद करता है, इसको भी कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है बाद में। उसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए, उसको जोड़ने के लिए, इस तरह जोड़ने के लिए उसमें जो एंजाइम लगता है वो होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है, ठीक है। इसके बाद ऑलरेडी मैंने आपको बताया टर्मिनेशन में क्या होता है, टस प्रोटीन होता है। अगर डीएनए रेप्लिकेशन है ना, अगर दोनों टस प्रोटीन और डीएनए रेप्लिकेशन पैरेलल में, तो उस वक्त स्टॉप नहीं होता है। जिस वक्त ये टस प्रोटीन और डीएनए रेप्लिकेशन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होता है, उसी वक्त डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है बेटा। और एक डीएनए से हमने देखा, एक डीएनए से ये पेरेंट था, ये ब्लू डटर था, ये पेरेंट था, ये डटर था। तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, उसमें एक पेरेंट का डीएनए रहता है और एक नया डटर का डीएनए रहता है बेटा। तो बाद में हमने देखा कि एक डीएनए से यहां 2 डीएनए बन गया बेटा, तो बाद में कंप्लीटली 2 डीएनए बन गया ना। तो ये होता है बेटा डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। ये आपकी किताब में उतना अच्छा नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इसको मैंने आपको कंसेप्ट पूरा डायग्रामेटिक आपको दिखा दिया। थोड़ा इस वीडियो को आप रिवीजन करते रहो, तो इससे आपकी डीएनए रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस आपका क्रिस्टल क्लियर होगा। अब इसके बाद आपको क्योंकि आपका सीबीएसई एग्जाम आप नजदीक है, आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, आप मुझे मैसेज करना। मैं उसी टॉपिक को नेक्स्ट टाइम है ना, उसी टॉपिक पे हम लेक्चर्स में आपको लेक्चर्स उसी टॉपिक पे होगा। बाकी कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड आप मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम का तो यार यूँ ना सीबीएसई एग्जाम या प्रॉब्लम योजना शिकायत योजना गा टॉपिक को यार का तो ठीक बस क्लियर कर तो मेरा बेटा आप मुझे बता दीजिए, हम आपके लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी मेहनत करते रहो, ठीक है। बाकी आती प्री बोर्ड अगर रिजल्ट आती ख़राब हो ना, हिम्मत मत हारो, ठीक है। ये बस जस्ट एन एग्ज़ाम है ना। तो और मेहनत करो, मेहनत करते रहो, ठीक है। इंशाल्लाह आपका रिजल्ट अच्छा ही होगा, अच्छा ही आएंगे फ्यूचर में। बाकी चांग का तो जी रिलेटेड क्वेश्चन होना आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी खुदा हाफिज़। Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Click the bell icon